और आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 11 से लेकर 16 अगस्त तक सत्र चलेगा। 13 अगस्त को लगातार 24 घंटे की बैठक रहने वाली है। सरकार के मंत्री पेश करेंगे विभागों का विजन डॉक्यूमेंट। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होकर 16 अगस्त तक चलेगा। इस बार 13 अगस्त को लगातार 24 घंटे की ऐतिहासिक बैठक होगी, जिसमें मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। रविवार को ही सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सत्र के सुचारू संचालन का भरोसा दिलाया और सभी दलों से सहयोग मांगा। उन्होंने मंत्रियों को 2047 तक यूपी के विकास का प्लान तैयार करने को कहा। सत्र को लेकर बीजेपी नेताओं ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। तो जनता से जुड़े मुद्दों पर जहां गहन चर्चा की जाएगी, लेकिन इस बार का जो सत्र है वो अपने आप में इतिहास रचने वाला है। 11 से लेकर 16 अगस्त तक, क्योंकि जो सत्र चलेगा उसमें 13 अगस्त को लगातार 24 घंटे की बैठक भी रहने वाली है। सरकार के मंत्री इस दौरान विभागों का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर मिशन 2047 की हम बात करें तो बीजेपी का एक ड्रीम है ये, और इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए इस बार का जो विधानसभा का मॉनसून सत्र है एक महत्व रखता है अलग से। एक विशेष कड़ी जो 13 तारीख को रहने वाली है 24 घंटे की लगातार बैठक में। देखिए, सत्र भले ही थोड़ा छोटा हो, चूंकि देखा जाए तो आज से ये सत्र शुरू हो रहा है और 14 तक चलेगा। 4 दिनों का सत्र है, लेकिन छोटा होने के बावजूद ये सत्र कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने जिक्र किया विजन डॉक्यूमेंट 2047 का। जाहिर सी बात है कि इस विजन डॉक्यूमेंट पर यूपी गवर्नमेंट पिछले काफ़ी समय से काम कर रही है। और अगर हम 3 से 4 दिन पहले की बात करें तो जब कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो उस बैठक के बाद सभी मंत्रियों और उन विभागों के सभी प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव जितने थे, सबको सीएम ने बुलाया था और सबको ये निर्देशित किया गया था कि जो इस बार का सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र के दौरान सभी विभाग अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश करेंगे सदन के अंदर, और जिसमें तमाम चीज़ों का जिक्र होगा कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को कैसे एक विकसित राज्य बनाया जा सके। और इसके लिए देखिए, राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और चूंकि सीएम का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर भारत सरकार की बात करें तो चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया था, लेकिन यूपी को जो कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में आया करता था, किस तरीके से पिछले 8 सालों में इस राज्य को आगे की तरफ ले जाने का काम किया इस सरकार ने, और उससे बेहतर किस तरीके से इस राज्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ की जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो दूसरी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं एक आम नागरिक की, तो उनको किस तरीके से दुरुस्त करना है, तो इस पर सरकार अब फोकस्ड है पूरी तरीके से। और उसी लिहाज से ये विजन डॉक्यूमेंट 2047 काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो देखिए, विपक्ष के कई मुद्दे हैं। माना जा रहा है कि आज चूंकि सत्र का पहला दिन है और पहले दिन ही समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, सपा और कांग्रेस की बात करें, तो दोनों पार्टियों ने सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। कई ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ का। चूंकि देखा जाए तो प्रदेश के तकरीबन 22 से 23 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कार्य वहां पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। इस बार हाउस में विपक्ष ने साफ किया। हालांकि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सभी दलों से सहयोग की अपील की गई कि जो जनमुद्दे हैं वो आने चाहिए, लेकिन बेवजह का हो हंगामा या शोरगुल नहीं होना चाहिए हाउस के अंदर, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हो। लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बाढ़ के साथ साथ जो पीडीए स्कूल का मुद्दा है, चूंकि हाल फिलहाल आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने पीडीए स्कूल लगाना शुरू किया। हालांकि उसके बाद कई नेताओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, उन स्कूलों को बंद भी करा दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस मुद्दे को काफ़ी पुरजोर तरीके से हाउस के अंदर उठाने की कोशिश में है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले माना जा रहा है कि विधानसभा परिसर के अंदर जो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक होंगे, जो तमाम एमएलसी होंगे, वो नारेबाजी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये आज पहले दिन रहने वाला है। हालांकि कई महत्वपूर्ण अध्यादेश भी माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विधेयक और कई संशोधन विधेयक इस पूरे सत्र के दौरान लाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सत्र जरूर छोटा है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिहाज से
वहीं विपक्षी पार्टियों के लिहाज से भी, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने पूरी लामबंदी कर रखी है सरकार को घेरने में, घेरने के लिए। हालांकि कल जो बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी शाम में लोक भवन में, उस बैठक में सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति तय की गई कि अगर विपक्ष हमला बोलता है किन्हीं मुद्दों को लेकर, तो किस तरीके से विपक्ष को बैकफुट पर धकेलना है सरकार के पिछले 8 सालों के कामकाज को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और जो भी जन समस्याओं के निस्तारण में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, उन तमाम मुद्दों के साथ साथ और पिछले 8 सालों में प्रदेश का जो समग्र विकास है किस तरीके से हुआ है और उसमें योगी सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में रणनीति बनाई गई। और उस बैठक में यह भी कहा गया कि विपक्ष के हर सवाल का मजबूती के साथ जवाब देना है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, बाढ़ का मसला हो, किसानों का मसला हो, नौजवानों का मसला हो, या फिर पीडीए का मसला हो, पीडीए स्कूल का मसला हो। चूंकि देखिए सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो शिक्षा पद्धति है, जो प्रदेश की शिक्षा प्रणाली है, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जानबूझकर अपने एजेंडे को फिट करना चाहती है। वो शिक्षा का राजनीतिकरण करना चाहती है, बच्चों के दिमाग में जहर घोलना चाहती है। तो दोनों पक्षों के, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने तर्क हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब आज सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो हाउस के अंदर जो सत्ता पक्ष, तो चूंकि कई सवाल भी लगे हुए हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लेकिन विपक्ष का जो तेवर है वो काफी गर्म है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, मीडिया से बातचीत करेंगे और क्या कुछ रहने वाला है उसकी जानकारी भी वो लोगों को देंगे। बिल्कुल अविनाश, वैसे तो विस्तार पूर्वक पूरे सत्र को लेकर आपने हर एक पहलू के जरिए जानकारी दे दी है, लेकिन जो संबोधन है कितने बजे वो रह सकता है, और इसके अलावा क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार का जो दोनों पलड़े हैं, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा हावी रहने वाले हैं? एक तरफ बाढ़ जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के पास है, तो दूसरी तरफ जैसा कि आपने बताया पीडीए जैसे मुद्दे सरकार के पास है। बिल्कुल, देखिए 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे। और चूंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी हाउस स्टार्ट होता है विधानसभा, तब मुख्यमंत्री उससे पहले जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे अपील भी करते हैं और साथ में जानकारी देते हैं कि किस तरीके से इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। जहां तक आपने कहा बाढ़ और पीडीए स्कूल का मुद्दा, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश के तकरीबन 20 से 22 ऐसे जिले हैं जो इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति जो है काफ़ी विकराल नजर आई। हालांकि कई जिलों में जो जलस्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर हम तराई के क्षेत्रों की बात करें तो चूंकि वहां पर खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा खतरा वहां पर तब पैदा होता है जब नेपाल से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, और अभी तक नेपाल ने पानी नहीं छोड़ा है। तो अब जब नेपाल पानी छोड़ेगा तो जी बोलिए अविनाश। जी, तो मैं यही बोल रहा था कि जब नेपाल पानी छोड़ेगा तो जो यूपी के तराई ज़िले हैं, चाहे हम बलरामपुर की बात करें, गोंडा की बात करें, बहराइच की बात करें, या फिर कुछ जो दूसरे ज़िले हैं, तो वहाँ पर अभी बाढ़ की समस्या विकराल हो सकती है। तो सरकार प्रयासरत है, तमाम मंत्रियों को इस काम में लगाया गया है। तो सरकार के पास बोलने के लिए ज़रूर चीज़ें हैं, वो डेटा है, वो आंकड़ा है कि कितने लोगों को राहत पहुँचाया गया, कितने जो लोग विस्थापित हुए थे उनके लिए राहत कैंप लगाए गए, जो राहत पैकेट थे, जो खाद्य सामग्री थी कहाँ कहाँ बांटी गई। तो ये डेटा के आधार पर सरकार अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहता है। क्योंकि देखिए पिछले अगर हम 7 से 10 सालों की बात करें तो बाढ़ की 2013 के बाद माना जा रहा है कि ये बाढ़ की स्थिति इतनी विकराल कई जिलों में देखी गई है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष सरकारी जो अधिकारियों की लापरवाही है उसको एक बड़ा मुद्दा बना सकता है कि बाढ़ की समस्या विकराल होती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से उस अनुपात में लोगों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। जहां तक सवाल किसानों के मुद्दों को लेकर है, तो गन्ना भुगतान की बात करें या फिर हाल फिलहाल की अगर हम यूरिया की बात करें, चूंकि कई जगहों से ऐसी शिकायत भी आई थी कि कई ऐसे बिक्री केंद्र थे जहां पर किसानों को खाद की समस्या से जूझना पड़ा। तो इस समस्या को भी विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। लेकिन पीडीए स्कूल का मुद्दा इसलिए कह सकते हैं कि गर्म मुद्दा है क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा है, समाजवादी पार्टी का अपना मुद्दा है। और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर, चूंकि देखिए जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव में
पीडीए फॉर्मूले को लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी और उस पर उसको एक लीड मिली, उसको बढ़त मिली। समाजवादी पार्टी उससे उत्साहित है और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर इस फॉर्मूले को वो आगे लेकर जाती है, अगले पंचायत चुनाव में लेकर जाती है या फिर अगले विधानसभा चुनाव में लेकर जाती है, तो परिणाम कुछ लोकसभा चुनाव की तरह हो सकते हैं। हालांकि देखिए, लोकसभा चुनाव अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है वो अलग होती है, विधानसभा का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल अलग मुद्दों पर होता है। तो ये समाजवादी पार्टी की अपनी सोच है, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को छोड़ने वाली नहीं है। और जिस तरीके से पीडीए स्कूल को लेकर हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, उसको पुरजोर तरीके से, और चूंकि समाजवादी पार्टी के कल नेताओं से, कई नेताओं से बातचीत भी हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा मुद्दा इस बार काफी प्रभावी मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा रहेगा और इस मुद्दे पर हम सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अविनाश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।